और बात करेंगे देहरादून से बड़ी खबर की, जहां ईडी ने राम विलास पर शिकंजा कसा है। भ्रष्टाचार के आरोपी बर्खास्त आईएएस राम विलास, ईडी ने लखनऊ देहरादून की प्रॉपर्टी अटैच की है। लखनऊ में बंगला, देहरादून में प्लॉट अटैच किए हैं। 18 करोड़ की चल और 2 करोड़ की अचल प्रॉपर्टी अटैच किया गया है। ईडी का एक्शन लगातार जारी रहेगा, सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। और इस पूरे मामले में जांच हो रही है कि और कहां-कहां पर इनकी प्रॉपर्टीज है और कहां-कहां इनकी संपत्तियां है। ईडी ने रामविलास पर शिकंजा कसा है और बता दें कि भ्रष्टाचार के आरोपी को बर्खास्त कर दिया है। जो भ्रष्टाचार के आरोपी है वो बर्खास्त आईएएस है। कुल मिलाकर देखा जाए तो बर्खास्त आईएएस के पास से कई करोड़ की जो प्रॉपर्टीज है, कई करोड़ की जो संपत्तियां हैं वो देखने को मिली है, चल और अचल। सुनील प्रभात देहरादून से संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। सुनील, अभी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी और क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले में मिल पाई है? कहां-कहां पर और संपत्तियां हैं? देखिए, रामविलास यादव के खिलाफ ईडी की कार्रवाई अभी आगे जारी रहेगी। ईडी ने बाकायदा ट्वीट करके पूरा ब्यौरा दिया है कि उनके 20 करोड़ की जो संपत्ति थी उसको कुर्क कर दिया गया है। जो रामविलास यादव है ये यूपी कैडर के आईएएस रहे हैं और 2017 तक 17 से पहले तक रामविलास यादव लखनऊ विकास प्राधिकरण में सचिव के पद पर रहे हैं। इनको समाजवादी पार्टी का बेहद करीबी ऑफिसर्स माना जाता है और जब यूपी में योगी सरकार आई तो उसके बाद रामविलास यादव उत्तराखंड आ गए। उत्तराखंड में अपर सचिव समाज कल्याण थे। इस दौरान उन पर आय से अधिक संपत्ति के जो मामले दर्ज हुए, यूपी में पहला केस शिकायत की गई, उसके बाद उत्तराखंड विजिलेंस ने इनके खिलाफ यहां पर रिपोर्ट दर्ज की। और आप ये लगाइए कि कितना अधिक उन्होंने आय संपत्ति अर्जित कर ली थी कि रामविलास यादव की जब संपत्ति का ब्यौरा विजिलेंस ने दिया तो करीब 2500 पन्नों में, 2500 पन्नों में रामविलास यादव की जो इस तरह की संपत्ति थी, जो आय से अधिक संपत्ति थी, उसका ब्यौरा विजिलेंस ने कलेक्ट किया। करीब 2600 गुना अधिक संपत्ति उन्होंने अर्जित की थी। पिछले साल रामविलास यादव को जब वो रिटायर होना था, उन्होंने जून में रिटायरमेंट के ठीक एक हफ्ते पहले उनको सस्पेंड कर दिया गया था और उसके तत्काल बाद विजिलेंस ने उनको गिरफ्तार किया था। अब ईडी लगातार उनसे पूछताछ कर रही है। पिछले ही महीने इसी महीने ईडी ने उनके खिलाफ उनको 4 दिन के रिमांड पर लिया था, उनसे पूछताछ की थी और उसके बाद करीब अभी तक जो संज्ञान में आई है 20 करोड़ की संपत्ति उनकी कुर्क कर दी है और अभी भी लगातार इस मामले में जांच जारी है। बहुत शुक्रिया सुनील जानकारी साझा करने के लिए। खबर देहरादून से मिल रही है, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी समीक्षा मीटिंग करेंगे। सशक्त उत्तराखंड एट द 25 को लेकर यह मीटिंग होगी। विभागों की कार्य योजना की समीक्षा करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। सचिवालय में सुबह 11 बजे ये मीटिंग होगी। शाम 5 बजे खेल और युवा कल्याण विभाग की समीक्षा होगी। 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन की तैयारियों की भी इस दौरान समीक्षा होगी। पौड़ी में हो रही बारिश की वजह से रामनगर में प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। धनगढ़ी नाले को लेकर प्रशासन ने खासतौर पर यह अलर्ट जारी किया है। सबसे पहले आप इन तस्वीरों को देखिए, नदी नाले उफान पर है, मूसलाधार बारिश हो रही है। बारिश की वजह से बरसाती नाला उफान पर आ गया, जिससे भारी खतरा बना हुआ है। इसके साथ ही कोसी नदी के किनारे रहने वाले लोगों को भी प्रशासन ने अलर्ट कर दिया है और 7 बाढ़ सुरक्षा चौकियां भी बनाई गई हैं ताकि किसी भी समय पर यहां पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की जो टीमें हैं वो मौजूद रहे। कोई भी अगर यहां पर फंसता है तो उसका रेस्क्यू फौरन कर दिया जाएगा। नदी नाले उफान पर है। पूरे ही उत्तराखंड में अगर हम बात करें तो चाहे वो मैदानी इलाका हो या पहाड़ी इलाका, हर जगह पर नदियां उफान पर है। गोविंद पाटनी रामनगर से संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। गोविंद, मौसम का मिजाज बदला हुआ है, लगातार बारिश हो रही है और अभी क्या कुछ जारी कहा गया है मौसम विभाग की तरफ से? देखिए, अभी जो यहाँ पर मैं बताऊं वर्तमान स्थिति, अभी बारिश हल्की हुई है, हालांकि कुछ हल्की हुई है, लेकिन कल देर रात से लगातार बारिश यहाँ पर हो रही थी। इसकी वजह से काफी नदी नाले उफान पर हैं और इससे अभी कहाँ रोड जाम है ये सूचना अभी नहीं मिल पाई है, लेकिन निश्चित ही नदी नाले उफान पर होंगे तो रोड जाम होगी। निश्चित है कि वो उन रोडों का बंद होना तय है।
अब ऐसे में सवाल ये उठता है, जो धनगढ़ी नाला है वहां पर अभी तक पुल नहीं बन पाया है, ये 2020 से बनना शुरू हुआ था। इसके अलावा यहाँ पर कई ऐसे नाले हैं जो बरसात में उफान पर आ जाते हैं, जिनमें एकदम से पानी आता है अचानक से, और इसमें कई बार कई दुर्घटनाएं हुई हैं। तो ये काफी गंभीर विषय है यहाँ को देखते हुए। इसके अलावा प्रशासन ने 7 बाढ़ सुरक्षा चौकियां बनाई हैं। ये बाढ़ सुरक्षा चौकियां यूपी के को भी अलर्ट कर दिए हैं। जैसे ही कोसी बैराज में पानी बढ़ता है वहां से ये उनको बताया जाता है कि यहाँ पानी बढ़ गया और हम यहाँ से पानी छोड़ रहे हैं, तो ये रामपुर तक जो है इसका असर देखने को मिलता है। रामपुर में इसकी वजह से बाढ़ आती है, जो ये कोसी। ठीक है, और इसी को देखते हुए एहतियात भी बढ़ती जा रही है। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। पहाड़ के साथ मैदानी इलाकों में भी बारिश हो रही है। अब मौसम विभाग ने आगे भी बारिश के लिए चेतावनी जारी की है। वहीं देहरादून, टिहरी और पौड़ी में भी तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। देहरादून, टिहरी, पौड़ी के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। 24 घंटे में तेज बारिश की संभावना है, मौसम विभाग की तरफ से ये कहना है। हालांकि बारिश को देखते हुए उत्तराखंड में अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने आपको बताते चले कि ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। लगातार बारिश हो रही है। बारिश होने से खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि लैंडस्लाइड की भी तस्वीरें सामने आती हैं और जगह जगह गड्ढे होते हैं जहां पर जल जमाव की स्थिति भी देखने को मिलती है। इसी को देखते हुए प्रशासन भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि अगले 24 घंटे में तेज बारिश की संभावना है। और अब बात होगी गंगोत्री हाईवे पर बंदरकोट के पास पहाड़ी से लगातार भूस्खलन का खतरा बना हुआ है, जिससे बड़ी संख्या में कांवड़ यात्री और स्थानीय लोग मार्ग में घंटों फंसे रह जाते हैं। हालात तो यह है कि मार्ग खुल रहा है और बंद हो रहा है, जिससे लंबा जाम लग रहा है। गंगोत्री हाईवे पर लगातार रुक रुक कर पत्थर गिर रहे हैं। तो ये गंगोत्री हाईवे की तस्वीर आप देख रहे हैं। उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे पर लगातार खतरा बना हुआ है लैंडस्लाइड को लेकर, और जितने भी कांवड़ यात्री जो यहां पर पहुंचते हैं जल इकट्ठा करने के लिए, वो परेशान हो रहे हैं। बादलगढ़ से चले हैं गंगोत्री के लिए, गंगोत्री से जल उठाया, अब चल रहे हैं। पूरे रास्ते ऐसे ही पहाड़ गिर रहे हैं। बोले उत्तराखंड सरकार से अपील है, बोले कि और यहाँ पहाड़ी भाइयों के लिए भी अच्छी सुविधा की। ये समस्या बाढ़ फिसल रहा, रास्ता रुक रहा, कई घंटे हो गए खड़े खड़े परेशान है सब। कहाँ से आए लोग, कहाँ जा रहे हैं? हम गंगोत्री से आए, बुलंदशहर जा रहे हैं। वहीं ऋषिकेश में खराब मौसम के चलते नदियों का जलस्तर बढ़ने की चेतावनी के बाद भी कुछ लोग बाज नहीं आ रहे हैं और जान जोखिम में डाल रहे हैं। राजाजी टाइगर रिजर्व की चीला रेंज की एक बरसाती नदी में अचानक आए पानी में एक थार जीप बह गए। गनीमत तो इस बात की रही है कि जीप सड़क के पास ही एक बड़े पत्थर की वजह से ज्यादा दूर तक नहीं बही और दूर तक नहीं जा पाई। आपको बताते चले कि गाड़ी में सवार यात्रियों ने कूदकर अपनी जान बचाई। सभी यात्री दिल्ली के बताए जा रहे हैं। जीप के फंसने का ये वीडियो सामने आया है, जिसमें बरसाती नदी के उफान पर आने से नदी के दोनों तरफ लोग खड़े हुए नजर आ रहे हैं। नदी का पानी कम होने के बाद जीप को ट्रैक्टर के जरिए बाहर निकाला गया। मॉनसून सीजन को लेकर लोक निर्माण विभाग के मंत्री सतपाल महाराज ने विभाग की समीक्षा मीटिंग ली है और मीटिंग में बताया गया है कि बारिश और भूस्खलन के कारण बंद पड़ी 179 सड़कों में से अभी तक 52 सड़कों को खोला जा चुका है। सड़कों को खोलने के लिए 468 जेसीबी पोकलेन मशीनों को संवेदनशील जगहों पर तैनात किया गया है। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं कि आपदा के समय मोबाइल फोन पर हर समय उपलब्ध रहे। उन्होंने कहा कि प्रमुख मार्गों के बंद होने की दशा में उनकी सूचना इलेक्ट्रॉनिक होर्डिंग के माध्यम से प्रसारित किया जाना चाहिए। बाइक से खतरनाक स्टंट करना पिथौरागढ़ के 2 युवकों को भारी पड़ गया है। पुलिस ने इंस्टाग्राम में डाले गए वीडियो के आधार पर दोनों युवकों की बाइक सीज कर दी।
साथ ही पुलिस ने इन युवकों की काउंसलिंग भी की। माफी मांगने और भविष्य में ऐसा ना करने का भरोसा देने पर ही स्टंटबाज युवकों को छोड़ा गया है। पिथौरागढ़ पुलिस ने बाइक पर स्टंट करने वाले युवकों के खिलाफ इन दिनों अभियान चलाया है। नचाना आता था। हरिद्वार में सोशल मीडिया के लिए वीडियो बनाते हुए भीख मांगना कुछ युवाओं को भारी पड़ गया है। युवाओं की गतिविधि संदिग्ध लगने पर स्थानीय लोग मौके पर जमा हो गए और काफी हंगामा किया। हंगामे की सूचना पुलिस को भी दी गई, हालांकि पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। हरिद्वार के पुराना रानीपुर मोड़ के पास 2 नाबालिग लड़कियां दुकानों से भीख मांग रही थीं। इसके अलावा 2 लड़के भी फटे कपड़े पहनकर अलग अलग दुकानों से भीख मांग रहे थे। दुकानदारों को उनकी गतिविधि संदिग्ध लगी तो उन्हें रोककर उनसे पूछताछ की गई। हालांकि उन्होंने दावा किया कि वे एक्टिंग स्कूल चलाते हैं और प्रैक्टिकल करने के लिए आज भीख मांगने का सीन शूट किया जा रहा है। मौके पर हंगामा होता देख वीडियो बना रहे लोगों ने माफी मांगकर अपना पीछा छुड़ाया और लोगों से भीख के रूप में लिए गए पैसे भी वापस किए। आजकल के यूथ को शायद इन चीज़ों का पता नहीं है। पॉपुलर होने के लिए ये लोग फेसबुक पे आना है, यूट्यूब पे हमें अपने आप को वायरल करना है। मैं इनसे ये कह रहा था कि अगर आप कोई सोशल एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो यहाँ की जो लोकल अथॉरिटी है, जो पुलिस है, या तो उसको कॉन्फिडेंस में लेके आप इस चीज़ को करें। हमने ये सीन शूट किया कि भीख जो है किस तरीके से मांगी जाती है, उसके एक्सप्रेशन क्या होते हैं, किस तरीके से होता है। तो जो हमने करेक्शन किया वो अभी हमने दान भी कर दिया है और भी हम अपनी तरफ से 1000-2000 रुपये जो गरीब लोग हैं उनको देके जाए। हरिद्वार के रानीपुर मोड़ पर शराब पीकर गाली गलौज कर रहे 2 लड़कों को भीड़ ने बुरी तरह से पीट दिया है। मौके पर काफी देर तक बवाल होता रहा। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे पुलिस ने मामले को शांत कराया। दोनों युवक शराब पीकर खासा हंगामा कर रहे थे। कई बार उन्हें समझाया गया मगर नशे में धुत लड़के मानने को तैयार नहीं थे, जिसके बाद भीड़ ने पिटाई शुरू कर दी और जमकर पीट दिया। यहां तक कि पुलिस के पहुंचने के बाद भी पुलिस के सामने भी युवकों को खूब धुना गया। दिल्ली दौरे से लौटे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी को लेकर विधानसभा सेशन बुलाने की चर्चाओं पर विराम लगा दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी ऐसा कोई विचार नहीं है। यूसीसी का ड्राफ्ट भी अभी सरकार को नहीं मिला है। ड्राफ्ट मिलने के बाद उसका कानूनी परीक्षण कराया जाएगा, उसके बाद ही आगे बढ़ा जाएगा। अपने दिल्ली दौरे से लौटे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री के कार्यकाल में उत्तराखंड में अनेक परियोजनाओं में काम हुआ है, चाहे फिर ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का काम हो या केदारनाथ बद्रीनाथ धाम का पुनर्निर्माण का काम। इन सभी परियोजनाओं की प्रगति के बारे में प्रधानमंत्री को अवगत कराया गया है। कोई बात नहीं है, क्योंकि क्या है कि यूसीसी का अभी ड्राफ्ट हमको मिला नहीं है। ड्राफ्ट मिलने के बाद उस पर पहले आकलन होगा, उस पर विधि के जो हमारे भी विशेषज्ञ हैं, विधि विभाग है, वो सभी लोग उसका आकलन करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। एसटीएफ कमिश्नर इनामी अपराधी की जा रही है और इसमें बताएं कि आपको एसटीएफ ने 25,000 के इनामी बदमाश यूनुस खान को यूपी के बरेली से गिरफ्तार किया है। आरोपी यूनुस खान पर गौकशी, पुलिस के ऊपर हमला करने का मुकदमा भी दर्ज है। आरोपी ने 13 अप्रैल 2023 को अपने साथियों के साथ मिलकर 2 गाड़ियों में करीब 500 किलो गौ मांस बेचने के लिए ले जा रहा था। काशीपुर में 2 दिनों से लापता युवक का शव नाले में मिलने से सनसनी फैल गई है और विरोध में ग्रामीणों ने खूब हंगामा किया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामला कोतवाली क्षेत्र के रामनगर रोड स्थित प्रतापपुर का बताया जा रहा है। मृतक का नाम प्रदीप थापा है, जो प्रतापपुर में ही एक दुकान पर काम करता था। परिजनों ने उसकी हत्या की आशंका जताई है और वहीं एसपी अभय सिंह का कहना है कि परिजनों द्वारा लगाए गए आरोपों को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है। हालांकि पुलिस के रवैये से नाराज लोगों ने जाम लगाकर प्रदर्शन किया है। सर, हमारे लड़के को मिला, लड़का और हमारे चाचा के लड़के गए थे ये लोग ढूंढने,
तब मिला सर। और उस जगह हम पहले भी ढूंढ चुके थे, उस जगह कुछ नहीं मिला था, लेकिन आज मिला वहाँ पे। ये क्या लगता है आपको? सर मुझे ये लगता है ये सोची समझी साजिश है इन लोगों की सर। ये बहुत सफाई से काम किया है इन लोगों ने। ये मर्डर ही है सर पूरा ये। और ये एक नहीं, इसमें 2-4 जन है कि एक के तो काबू आएगा ही नहीं। हमारा भाई भी तकड़ा था वो। गुमशुदा होने की एक सूचना आई थी, प्रतापपुर चौकी पे दर्ज भी की गई थी और इसकी तलाशी के लिए भी इसमें टीम बना दी गई थी। इसकी तलाशी के लिए CCTV फुटेज सब चेक किए जा रहे थे। इसी बीच आज सुबह सेवकी चौकी प्रतापपुर के पास ही एक नाले में इसका शव प्राप्त हुआ। उसके बाद उसको पंचायत नामक घर की पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई गई। उत्तराखंड के पहले सांस्कृतिक केंद्र के शुभारंभ पर देहरादून में 7 से 10 जुलाई के बीच निनाद उत्सव होने जा रहा है, जिसमें कला प्रदर्शनी, सांस्कृतिक संध्या, लोकगीत, पारंपरिक भोज, साहित्य प्रदर्शनी होगी। उत्सव में साहित्य और लोक भाषा पर आधारित पुस्तक प्रदर्शनी एक मुख्य आकर्षण होगा। इस दौरान लोक संस्कृति विरासत से जुड़े कलाकार भी प्रस्तुति देंगे। कार्यक्रम में कलाकार पवनदीप राजन, नरेंद्र सिंह नेगी और हेमा मालिनी भी शामिल होंगे। राज्य का पहला हमारा जो सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित किया गया है हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र, इसके जो शुरुआत की जा रही है वो 4 दिन के भव्य आयोजन के साथ हो रही है, जो 7 जुलाई से लेकर 10 जुलाई तक चलेगी। उसमें विभिन्न तिथियों में अलग अलग कार्यक्रम रखे गए हैं। उत्तरकाशी के गंगोत्री धाम गोमुख में बड़ी संख्या में कांवड़ यात्री गंगा जल लेने पहुंच रहे हैं। कांवड़ यात्रा को लेकर यात्रा पड़ाव पर जगह जगह पुलिस तैनात की गई है। पुलिस द्वारा डेंजर पॉइंट पर एक्स्ट्रा पुलिस की व्यवस्था भी की गई है। इसके अलावा गंगोत्री घाट और भोजवासा में SDRF तैनात की गई है। यात्रा पड़ाव पर स्वास्थ्य सेवा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें कि गौमुख और गंगोत्री धाम में जल भरने का अपना महत्व है, इसीलिए बड़ी संख्या में कांवड़ यात्री यहां गंगा जल लेने पहुंचते हैं। से भी कांवड़िए जो जल लेते हैं, जो पवित्र जल लेते हैं, वहाँ पे SDRF की और जल पुलिस की तैनाती भी की गई है। और जो एक औपचारिक जो एक भंडारे वालों से जो मीटिंग है वो भी उत्तरकाशी पुलिस कर चुकी है और उनको समझाइश दे दी गई है कि जो कांवड़िए बाहर से आ रहे हैं उनको अपने स्तर से समझाएं कि कोई नशा या मादक पदार्थ न करें। जोशीमठ भू धसाव को 6 महीने से अधिक का समय हो गया और ऐसे में सरकार के द्वारा अलग अलग एजेंसियों से कराई गई सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक ना होने के बाद लोगों के मन में कई शंकाएं पैदा हो रही हैं कि कौन सा इलाका सुरक्षित है, कौन सा डेंजर जोन है। वहीं दूसरी तरफ प्रशासन के द्वारा जोशीमठ में केवल सुरक्षात्मक कार्य करने की अनुमति दी गई है, लेकिन लोगों ने जोशीमठ में निर्माण कार्य शुरू कर दिए हैं, जिस पर प्रशासन का कहना है निर्माण के कार्यों पर रोक लगाई जाएगी। केंद्र और राज्य सरकार जोशीमठ में राहत बचाव कार्य को लेकर कार्य कर रही है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ठहराने की योजना भी तैयार की जा रही है। नगर पालिका जोशीमठ को जो सरकारी नालियां या पुस्ते कहीं पर सुरक्षा के दृष्टिगत अति आवश्यक हैं, केवल उनको बनाने की अनुमति मिली है, ताकि जो बरसात के समय जैसे नालों का बहाव है या अन्य रोड की मरम्मत का कार्य है वो सब पूर्ण हो सके। लेकिन किसी भी व्यक्तिगत निर्माण कार्य की अनुमति जोशीमठ नगर क्षेत्र में नहीं है। जिस तरह का मुआवजा होना चाहिए वो भी दिया, अन्य जगह भी जमीन की जहाँ जिसको अस्थायी वो देनी थी वो भी किया और अस्थायी भी व्यवस्थाएं जुटाई है और अभी भी जो है सुन रहे हैं। भारत चीन सीमा पर नीति पास और माणा पास डबल लाइन सड़क लगभग बनकर तैयार हो चुकी है और सीमा पर सड़क पहुंचना BRO के लिए बड़ी उपलब्धि है। सीमावर्ती इलाकों में सड़क पहुंचने से एक और सेना को फायदा होगा और दूसरी तरफ पर्यटन की भी अपार संभावनाएं हैं। ये रिपोर्ट देखिए। चारों धाम प्रोजेक्ट और भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत केंद्र सरकार ने सीमावर्ती इलाकों में सड़क पहुंचाने का काम किया है। दुर्गम इलाकों और बड़ी बड़ी चट्टानों को काटकर सीमावर्ती इलाकों में सड़क पहुंचाई जा रही है, लेकिन पिछले वर्षों से इन सड़कों पर तेजी से काम हो रहा है। जो सैनिक पैदल और रस्सियों के सहारे सीमावर्ती इलाकों में पहुंचते थे, आज वे सड़क के द्वारा सीधे अपने अपने कैंपों में जा रहे हैं। अभी मैंने जब बात किया जवानों से भी की और से भी किया है, तो कहते हैं हम
15-20 साल पहले भी इस पोस्ट पे हुआ करते थे। तब हम पैदल जाया करते थे, जोशीमठ से घोड़े खच्चरों में सामान जाया करता था, 4 महीने 6 महीने डंप होता था। और यही नहीं तो जो आगे आपका एक ऐसा वैली है, रास्ता है जहाँ की रस्सी से भी बांध करके बोला हम लोग कई जगह चढ़ते थे, कोई साधन नहीं था। और वही सूखा खाते थे और थोड़ा भी निकालते थे, डब्बों का सील बंद इस तरह का आता था और वो ठंडा हो जाता था। आज गरम खा रहे हैं। सीमावर्ती इलाकों में सड़क केवल सेना के लिए नहीं बल्कि भविष्य में पर्यटन और तीर्थाटन के लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण बताई जा रही है। नीति पास से कैलाश मानसरोवर की यात्रा भी आसानी से पूरी की जा सकती है। ये आने वाले पर्यटक वहाँ पे जरूर जाने चाहिए और जनता भी वहाँ पर बराबर जाती रहेगी, तभी तो पता लगेगा किस प्रकार की भौगोलिक परिस्थितियों में किस प्रकार से हमारे उस देश के जवान वहाँ पर खड़े रहते हैं। मैं चाहता हूँ ये बहुत सुंदर निर्णय है और तत्काल सरकार को, भारत सरकार से ये निवेदन है कि तत्काल सीमावर्ती क्षेत्रों में पर्यटन को खोल देना चाहिए और वहाँ। और यहाँ कहीं छोटे से ब्रेक के लिए खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।